तो जो लंपी स्किन डिजीज़ का वायरस है, ये कमज़ोर वायरस है, तो इसलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। झोला-छाप प्रवृत्ति के लोग जो काम कर रहे हैं और जो हमारे किसान जो इसके प्रति जागरूक नहीं हैं, ये 2 चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसकी वजह से ये रोग तेज़ी से फैल रहा है। संक्रमित सुई से ये बीमारियाँ फैलती हैं और बहुत तेज़ी से फैलती है। बाकी वेक्टर से तो थोड़ी धीमे फैलती है, लेकिन संक्रमित सुई से तो आपको पता है कि सीधा संक्रमण है। इस तरह की कोई नौबत आती है और आपको लगता है कि ये आदमी गलत प्रैक्टिस करता है, तो आप उसकी लिखित में सूचना विभाग को दें, विभाग कार्रवाई करने के लिए तैयार है। सड़कों पर जो बेसहारा पशु घूमते हुए नज़र आते हैं, अगर उनमें अगर कोई ऐसा वायरस पाया जाता है, अगर वो अन्य सड़कों पर घूमता है, पशुओं के टच में आता है, तो एक बड़ी चिंता की बात है। उसको किस तरीके से कंट्रोल में किया जाएगा? दोबारा। मैं लक्षणों की बात करूं तो इस बीमारी में सबसे पहले तेज बुखार आता है और जो दूध देने वाला पशु है उसमें दूध में तेजी से गिरावट आती है और जो कमजोर है और जो गाभिन पशु है उसके अंदर पशु जो है उसका अबॉर्शन भी हो जाता है। इस बीमारी में नुकसान ही नुकसान है, फायदा किसी का नहीं है। सबसे पहले तो पशु इतनी पीड़ा से गुजरता है, 10-15 दिन पशु को नुकसान है, दूसरा पशु मालिक को नुकसान है और पशु मर जाता है तो इस पशु की चमड़ी भी किसी के काम नहीं आती, तो लेदर इंडस्ट्री से रिलेटेड लोगों को भी बहुत नुकसान है। डॉक्टर साहब, दुधारू पशु है, कोई जो गाय दूध देती है और वो संक्रमित लगभग शुरुआत में है, तो उसका कोई इंसान अगर कोई दूध पीता है, तो इंसान में भी वो लक्षण जो है लंपी स्किन वाले ऐसा कुछ देखा जा सकता है। लंपी स्किन वायरस जो बड़ी तेजी से पशुओं के अंदर फैल रहा है, जिसको लेकर पशुपालन विभाग भी जो चिंता में है कि किस तरीके से इसका इलाज किया जाए। और आपको बता दें कि फतेहाबाद जिला के अंदर भी जो फतेहाबाद पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील बिश्नोई जी भी खुद जो गौशालाओं में जाकर गौएं जो संक्रमित हैं स्किन जो लंपी वायरस है उससे, उनका खुद ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और बड़ी संख्या में जो है वो वायरस वो तेज़ी से फैल रहा है। और यही नहीं कि जो अब जो पशु हैं, जो बेसहारा पशु हैं, रोडों पर घूम रहे हैं, ये एक बड़ी चुनौती है कि अगर उनमें ऐसा कोई वायरस पाया जाता है, तो उसको किस प्रकार से रोका जाएगा। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए पशु चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर सुनील बिश्नोई जी हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे। सर, आप ये बताइए कि किस तरीके का वायरस है और कैसे ये फैलता है, और पहले भी कभी ऐसा कोई वायरस देखा गया है? देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे जो पशुपालक साथी हैं और जो जागरूक किसान हैं, उनको ये बताना चाहूँगा कि वायरस 2 तरह के होते हैं। एक तो रोबस्ट वायरस जो शक्तिशाली, एक फ्रेजाइल वायरस जो कमज़ोर वायरस। तो जो लंपी स्किन डिजीज़ का वायरस है, ये कमज़ोर वायरस है, तो इसलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, ये बीमारी जो है 1929 के अंदर ज़ाम्बिया जो अफ्रीकन देशेज़ हैं, उनके अंदर देखा गया। उसके बाद में ये देखो 1929 से 2019 मतलब ये कोरोना के साथ-साथ ये भारत में इसने एंट्री करी। 2019 के अंदर ये उड़ीसा के अंदर पहली बार देखा गया। देखो 90 साल लग गए दूसरे देशों से भारत तक पहुँचने में, लेकिन भारत में 2019 से लेके 2022 है, 3 साल के अंदर पूरे भारत के अंदर ही फैल गया। इसका मतलब कहीं न कहीं जो झोला-छाप प्रवृत्ति के लोग जो काम कर रहे हैं और जो हमारे किसान जो इसके प्रति जागरूक नहीं है, ये 2 चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसकी वजह से ये रोग तेज़ी से फैल रहा है। फैल कैसे रहा है डॉक्टर साहब, इस थोड़ा-सा बताइए? देखो, फैलने का कारण ये है क्योंकि आपको पता है वायरस जो बीमारी है, वायरस एक ऐसी चीज़ है जो निर्जीव अवस्था के अंदर भी बॉडी के बाहर ज़िंदा रहती है और जैसे ही उसको उसका होस्ट मिल जाता है, हुँ, वो दोबारा से एक्टिव हो जाता है। हुँ, तो ये मरता नहीं है बाहर। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई भी पशु जो है आपने खरीद के लाए हों या कोई संक्रमित पशु से या कोई जहाँ से एरिया अफेक्टेड है वहाँ से अगर कोई पशुपालक दूसरे एरिया में आया हो, तो इन सभी माध्यमों से और जिस एरिये के अंदर पशु के अंदर पशु से फैलता है, उसमें आपके जो मच्छर है, मक्खी है, चीचड़ है, जो भी वेक्टर है, वो वेक्टर इस रोग को पशुओं में दूसरे पशुओं में फैलाने का काम करते हैं। डॉक्टर साहब, देखा जा रहा है जो घर में भी लोग पशु पालते हैं, गायें रखते हैं, वो बड़े घबराए हुए नज़र आते हैं कि यार ये बीमारी है, किस तरीके से इसको कंट्रोल करें। और ज़्यादातर जो प्राइवेट डॉक्टर काम करते हैं, उनको फ़ोन करते हैं। वो जो सुई इस्तेमाल करते हैं, वो वहीं लगा के और अन्य पशुओं पर भी उसको यूज़ करते हैं। कहीं न कहीं इसका भी एक माना जा रहा है अभी इससे भी वायरस फैल। नहीं, बिल्कुल आपकी बात संक्रमित सुई से ये बीमारियाँ फैलती है और बहुत तेज़ी से फैलती है। बाकी वेक्टर से तो थोड़ी धीमे फैलती है, लेकिन संक्रमित सुई से तो आपको पता है कि सीधा संक्रमण है। अफ़ेक्टेड एनिमल के अंदर वायरस है और सीधा आप दूसरे एनिमल में लगा रहे हैं। तो संक्रमित सुई जो है, उसका डिस्पोज़ल ज़रूरी है, इसीलिए पशुपालकों से ये आग्रह है कि आपके घर में कोई भी इलाज करने आए
तो सुई जो है, वो नई सुई इस्तेमाल करें। हुँ, ये सबसे पहला काम। दूसरा काम, क्योंकि अभी तक केसेज़ कम हैं, रतिया के अंदर कुल अभी तक 42 केस ही रिपोर्ट हुए हैं, हुँ, जिनमें से 14 पशुओं के सैंपल जो हैं खून के और नेज़ल सीक्रेशन के, वो हमने जो हमारी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज़ लैब जो नशाद भोपाल है, वहाँ हमने भेज दिए हैं और उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। पशुपालन विभाग बड़ी मुस्तैदी से काम कर रहा है। हमारे उपमंडल अधिकारी, हमारे उपनिदेशक और हमारे जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है, वहाँ से क्लियर कट आदेश हैं कि जो भी संक्रमित पशु हैं, जो भी आपको आशंकित संक्रमित पशु लगते हैं, उनका आप तुरंत इलाज स्टार्ट करें और उनकी डेली रिपोर्टिंग हम करते हैं कि किस एरिये से किसका आया है। तो इसके लिए हम सभी पशुपालकों से अनुरोध करते हैं और जो जागरूक किसान हैं और जो लोग पशु नहीं रखते, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से इस बीमारी के ऊपर नज़र बनाए रखे हैं, उनसे ये अनुरोध है कि वो जब भी अपने आस-पड़ोस में इस तरह के पशु देखें, तो वो नज़दीकी पशु हॉस्पिटल के अंदर जो हमारे सर्जन पशु चिकित्सक हैं या जो हमारा वीएलडीए स्टाफ है, उनको सूचना दें ताकि हम सही आंकड़े जो हैं, वो सरकार के सामने प्रस्तुत कर सकें और उसी आधार पे विभाग अगली रणनीति बना सके। तो डॉक्टर साहब जो प्राइवेट डॉक्टर जो काम कर रहे हैं, क्या उनको अगर वो सुई इस्तेमाल करते ऐसा पाया जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी या उनको कोई बुलाकर मीटिंग बुलाकर ऐसे दिशा निर्देश दिए जाएँगे? देखो, क्योंकि ये एक मैटर जो है ना पशुपालक और उस जो आने वाला है उसके बीच का है। हुँ, अगर पशुपालक इस तरह की कंप्लेंट करता है तो विभाग उसके ऊपर तेज़ी से कार्रवाई करता है, आगे भी करता रहेगा और पहले भी करता है। तो इसके अंदर अगर इस तरह की कोई नौबत आती है और आपको लगता है कि ये आदमी गलत प्रैक्टिस करता है, तो आप उसकी लिखित में सूचना विभाग को दें, विभाग कार्रवाई करने के लिए तैयार है। हुँ। तो सर जो लंपी स्किन वायरस है वो तेज़ी से जो पशुओं के अंदर फैल रहा है और अगर देखें तो सड़कों पर जो बेसहारा पशु घूमते हुए नज़र आते हैं। अगर उनमें अगर कोई ऐसा वायरस पाया जाता है, अगर वो अन्य सड़कों पर घूमता है, पशुओं के टच में आता है, तो एक बड़ी चिंता की बात है। उसको किस तरीके से कंट्रोल में किया जाएगा जो बाहर बाहर घूम रहे हैं? उसके लिए हमने जो हमारे रतिया जो बीडीपीओ साहब हैं, बीडीपीओ साहब से दूरभाष पे बात हुई और उनसे अनुरोध किया गया कि गाँव के अंदर जो भी आवारा पशु हैं, अगर उनमें किसी तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, हमारे विभाग के कर्मचारी को या कोई जागरूक जो किसान है उसको, तो उनके लिए जैसे हमने रतिया के अंदर जो हमारी 3 गौशाला और 1 नंदीशाला है, तो जैसे उनके अंदर हमने जो बीमार पशु वहाँ के हैं, उनके लिए उनको आइसोलेट कर रखा है, जैसा आप पीछे देख रहे हैं। तो उन आइसोलेशन के अंदर हम उनको एडमिट करेंगे क्योंकि आपको पता है कि घर-घर जाके और आवारा पशु का इलाज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और ये चीज़ें इतनी संभव भी नहीं है। तो उस पशु को एक बार वहाँ से पकड़ के रेस्क्यू करके और हम यहाँ ले आएँगे और उसके बाद में यहाँ जो बीमार पशु ऑलरेडी हैं, उनके साथ उनका ट्रीटमेंट कर देंगे। तो ताकि जो वो संक्रमित संभावित संक्रमित पशु है, वो दूसरे पशुओं के अंदर बीमारी ना फैलाए। तो डॉक्टर साहब अभी तक आप पशुओं का जितना भी इलाज कर रहे हो, क्या कोई अभी कवर हो पाई इसमें? बिल्कुल, जैसे अभी आपने एक गाय देखी और इसके अंदर ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, हुँ, क्योंकि ये एक वायरल बीमारी है और इसके अंदर स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग नहीं है। तो इसके अंदर जो लक्षण आते हैं, उन लक्षणों के आधार पे इलाज होता है। तो किसानों के लिए ये बीमारी समझने के लिए मैं लक्षणों की बात करूँ, तो इस बीमारी में सबसे पहले तेज़ बुखार आता है। हुँ, 105 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास बुखार आता है। तेज़ बुखार आने से क्या होता है कि पशु झुंड में है, तो झुंड से अलग हो जाता है। पशु के मुँह से लार गिरती है, पशु के नाक से नेज़ल डिस्चार्ज आता है, पशु की आँखों से आँसू आते हैं, पूरी शरीर पे जो है चमड़ी के ऊपर धफड़े बन जाते हैं और जो दूध देने वाला पशु है, उसमें दूध में तेज़ी से गिरावट आती है हुँ। और जो कमज़ोर है और जो गाभिन पशु है, उसके अंदर पशु जो है उसका अबॉर्शन भी हो जाता है। तो इसमें पशु का नुकसान बहुत है। इस बीमारी में नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा किसी का नहीं है। सबसे पहले तो पशु इतनी पीड़ा से गुज़रता है 10-15 दिन, पशु को नुकसान है। दूसरा पशु मालिक को नुकसान है और पशु मर जाता है, तो इस पशु की चमड़ी भी किसी के काम नहीं आती। तो लेदर इंडस्ट्री से रिलेटेड लोगों को भी बहुत नुकसान है। तो कहने का मतलब है, जिस तरह कोरोना में हम सभी लोगों ने कंधे से कंधा मिला के काम किया, ठीक उसी तरह ये आपदा आज जो कैटल या गोवंश पे है, तो सभी लोगों से अनुरोध है, चाहे वो पशु रखते हैं, चाहे वो गौशाला प्रबंधन के हैं, चाहे वो समाज में जागरूक आदमी हैं, जो दाता जो भी सज्जन लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस विपरीत घड़ियों में आप गौशालाओं में स्पेशली दान के लिए अपना दिल है, जिगरा है, खोलें क्योंकि पहले ही तूड़ी महँगी है, पहले ही चाट महँगा है और ऐसी स्थिति में लगातार इलाज चलता है, तो पशुओं की दवाइयाँ भी बहुत कॉस्टली है कोरोना काल के बाद से दवाइयों के रेट भी बहुत बढ़ चुके हैं। तो
आज ये बेजुबान पशु जो है ना, हमसे उम्मीद करता है कि हम इसकी मदद करें। तो हम तो काम कर ही रहे हैं, विभाग तो मुस्तैदी के साथ काम कर ही रहा है, लेकिन जो लोग पशु नहीं रख रहे और समाज सोसाइटी के अंदर कुछ योगदान देना चाहते हैं, तो वो आज गौशालाओं में, नंदीशालाओं में, जहाँ भी आपके नज़दीक है, वहाँ पहुँच के और इस तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके और एक इंसानियत का परिचय दें। डॉक्टर साहब, दुधारू पशु है कोई जो गाय दूध देती है और वो संक्रमित लगभग शुरुआत में है। तो उसका कोई इंसान अगर कोई दूध पीता है तो इंसान में भी वो लक्षण जो है लंपी स्किन वाले ऐसा कुछ देखा जा सकता देखो, आपका सवाल बहुत अच्छा है। पशुपालक बहुत डरते हैं, है? लेकिन पशुपालक थोड़ा-सा सामान्य ज्ञान लगाए। अगर ये इतनी संक्रामक बीमारी होती और पशुओं से आदमी में आती, तो हम भी कुछ इस तरह के एहतियात के तौर पे बरतते। हुँ, हुँ। हम इलाज कर रहे हैं। सबसे पहले तो अगर रिस्क पे हैं, तो हम हैं। तो हम आपको हमारा जीता-जागता सबूत है, हम इस काल में काम कर रहे हैं। हुँ, तो आपको बिल्कुल ही घबराने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जैसे-जैसे एजुकेशन बढ़ी है, तो पहले हमारे समाज सोसाइटी में लोग कच्चा दूध पीते थे, लेकिन अब विगत वर्षों से ये चीज़ कम हो गई है। हम लोग दूध गरम करके उबाल के पीते हैं। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया कि फ्रेजाइल वायरस है, तो दूध उबाल के पीने से ये नष्ट हो जाता है, तो उबला हुआ दूध पीने से बिल्कुल किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुत सारे जो पशुपालक हैं वो यूट्यूब पे वीडियो देखकर वो खुद ही इलाज करने लग जाते हैं और फिर कहीं न कहीं वो जो केस है वो ज़्यादा बिगड़ जाता है और वो जो है ना वायरस जो है वो कवर नहीं हो पाता। आपका बहुत मतलब सबसे बेहतर सवाल है ये। ये इसीलिए सवाल बेहतर है कि क्या हुआ कि देखो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म बहुत अच्छी चीज़ है। अगर हम उसको ढंग से इस्तेमाल करें या या फिर जो बोल रहा है या जो बात कर रहा है उसकी प्रामाणिकता क्या है? अब हो क्या गया, मैंने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट देखी कि जो लंपी स्किन डिज़ीज़ के जो लक्षण हैं, एक तरफ वो गाय है और दूसरी तरफ जो मंकी पॉक्स का एक आदमी के अंदर जो लक्षण है, उन दोनों की फ़ोटो पेस्ट कर रखी है और नीचे लिख रखा है कि इस तरह का बीमारी जो गायों में आ गई है और इसका संक्रमण दूध पीने से ये बीमारी आदमियों में आ रही है। तो ये किसी एक शरारती आदमी ने ऐसा काम किया है। अब उसके इस करे-कराए को पोंछना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हुँ, तो यूट्यूब के माध्यम से जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो आप ये प्रामाणिकता ज़रूर तय करें। देखो, मैं आपको एक बड़ी बात ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि ये बीमारी 2019 में भारत में आई है। 2019 से पहले भारत के किसी भी डॉक्टर जो वेटरनेरियन है, किसी भी साइंटिस्ट ने इस बीमारी पे काम नहीं किया, केवल किताबों में पढ़ा, डिग्री के दौरान। तो जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने भी केवल पढ़ा था और अब वो इस पे काम कर रहे हैं। तो आप क्या उम्मीद कर रहे हो कि जो बाकी लोग यूट्यूब पे ज्ञान बाँट रहे हैं, उनको कितनी की नॉलेज होगी? हुँ, दूसरी बात, जो ज्ञान बाँट रहे हैं, देखो अगर मैं आप पत्रकारिता में हो और मैं आपके एरिया के अंदर मैं पत्रकारिता करूँगा, मैं कैसी पत्रकारिता करूँगा? जी, तो ठीक उसी तरह मेरी किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि जो कुछ अध्यात्म से जुड़े लोग हैं, वो कुछ कोचिंग संस्थान से जुड़े हुए टीचर हैं, वो भी ज्ञान फैल रहे हैं, ठीक है? तो ऐसा ना करें। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो केवल यूट्यूब पे टीआरपी बढ़ाने के लिए जिनके घर में कुत्ता-बिल्ला भी नहीं है, तो वो भी इसमें ज्ञान फैल रहे हैं। तो ऐसे लोगों के जाल में ना आएँ। हरियाणा में और हरियाणा में तो आपको आने की बिल्कुल दिक्कत नहीं है। हरियाणा के अंदर 6800 के आस-पास गाँव हैं हुँ, और हमारी लगभग-लगभग 3000 के आस-पास संस्थाएँ हैं। तो हर दूसरे या ढाई गाँव के ऊपर हमारी एक इंस्टीट्यूशन है। वहाँ हमारा एक वीएलडीए बैठा है, हमारा एक सर्जन बैठा है। तो आपको क्या ज़रूरत है? इसका मतलब या तो आप आलसी हो गए हैं, हुँ। यूट्यूब से बाहर निकलना नहीं चाहते और या फिर आप इन्हीं चीज़ों से काम चलाना चाहते हैं। लेकिन इ इन चीज़ों को अपना के आप एक सिस्टम को मतलब कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं और ये बीमारी जो है ना इसकी रोकथाम के आप खिलाफत में काम करते हैं, मेरा ऐसा मानना है। तो डॉक्टर साहब अभी कोई इनके जो है वैक्सीन वगैरह दी जा रही है, किस प्रकार का ट्रीटमेंट जो इनको उपलब्ध करवाया जाए? देखो एज़ सच एलएसडी के लिए वैक्सीन नहीं है, हुँ, लेकिन साइंटिस्ट ये कहते हैं क्योंकि ये एक पॉक्सविरिडी फैमिली का वायरस है और जो बकरियों में माता रोग आता है, वो कैप्रीपॉक्स वायरस के साथ ये मिलता-जुलता है। हुँ, तो भारत सरकार की तरफ से ये आदेश हैं कि अगर इसमें रिलीफ़ के तौर पे जो गोट पॉक्स की वैक्सीन है, वो हम 3 से 5 एमएल सबक्यूटेनियस खाल के नीचे टीका लगा के दे सकते हैं। लेकिन अभी वो शॉर्ट चल रही है और पशुपालन विभाग ने जैसा समाचार पत्र से हमें भी सूचना चली है कि हमारे विभाग ने भी हमारे माननीय मंत्री जी जेपी दलाल जी ने 10 लाख डोज के आदेश दिए हैं। तो जैसे ही हमारे पास ये डोज आ जाएगी, हम इस डोज का इस्तेमाल करेंगे और जो भी अपैरेंटली हेल्दी एनिमल है, जिनमें लक्षण नहीं है,
उनके अंदर ये करके, और जिस तरह हमने 1 डेढ़ महीना पीछे मुँह खुर और गलघोंटू का अभियान बड़ी ज़ोरों-शोरों से चला के गाँव-गाँव, ढाणी-ढाणी तक निःशुल्क ये टीकाकरण का काम किया है, ठीक उसी तरह हमारा विभाग जो है मुस्तैदी से इस टीकाकरण के लिए भी काम करेगा। बहुत एक पशुपालकों के लिए मैं विशेष अनुरोध है कि जिस तरह कई बार क्या है कि कई बार क्या होता है कि कुछ झोला छाप लोग जो हैं, इस वैक्सीन का बोला जी आप टीका लगा देते हैं। इस वैक्सीन के नाम पे या तो वो वैक्सीन लगाते नहीं हैं, और अगर किसी को मिल भी गई, तो वो उस वैक्सीन के अंदर, देखो इस वैक्सीन में भी कोल्ड चेन ज़रूरी है। इसमें भी 2 से 8 डिग्री का टेम्परेचर ज़रूरी है। तो जो आपने नीले कलर का या पीले कलर का जब हम वैक्सीन करने जाते हैं, तो आपने आइस बॉक्स देखा होगा, उस बॉक्स के अंदर होनी ज़रूरी है। और सबसे मोटी बात, क्योंकि ये वैक्सीन 2 शीशियों में आती है, एक में पाउडर होता है, एक में डाइल्यूमेंट होता है। तो इनको घोलने के बाद वो शीशी जो 50 डोज़ एक साथ आती है, तो 50 डोज़ एनिमल में 2 घंटे के अंदर लग जानी चाहिए। तो ये लोग उसको 2-2 3-3 दिन तक ऐसे ही घोड़े घूम रहे हैं, और ऐसे ही मतलब बिना कोल्ड चेन के लिए घूम रहे हैं। तो किसानों से ये अनुरोध है कि आप जागरूक बनें, और वैक्सीन लगवाने से पहले आप नज़दीकी पशु चिकित्सालय में सूचना दें और संपर्क कर लें। अन्यथा पैसा ना लुटवाएँ। पहले भी तूड़ी के रेट ज़्यादा हैं, पहले भी खड़ के रेट ज़्यादा हैं, और ये आपदा गोवंश पे आ पड़ी है, तो थोड़ा बुद्धि और विवेक से काम करें, और हमारे विभाग के साथ तालमेल के साथ काम करें। विभाग मुस्तैदी से काम करने के लिए तैयार है। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, आपने हमें जानकारी दी। तो ये हमारे साथ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील बिश्नोई थे, जिन्होंने बहुत ही बारीकी से हमें बताया कि किस प्रकार का ये वायरस है और किस तरीके से ये फैलता हुआ तेज़ी से फैल रहा है और किस तरीके का जो ट्रीटमेंट है, वो जो गौवंश हैं, उनको दिया जा रहा है। और लगातार जो है लंपी स्किन वायरस से जो पशु हैं जो ग्रस्त हैं, उनकी लगातार जो है सैंपलिंग की जा रही है और उनकी सैंपलिंग रिपोर्ट के लिए भोपाल भेजी जा रही है। जो पशुपालक चिकित्सक अधिकारी हैं, वो बड़ी मुस्तैदी के साथ इस लंपी स्किन वायरस को ख़त्म करने के लिए अपनी टीम के साथ लगे हुए हैं। हरियाणा स्पोक्समैन के लिए फतेहाबाद से सुनील कुमार।